आज जो हम खास तौर पे बात करना चाहते हैं आपसे माशरे का में जो एक नासूर बन जाता है वो है तालाक याफ्ता औरत के ऊपर दाग। और उस दाग के ऊपर उसको सब ताना देते हैं, इंक्लूडिंग वो अपने आप को खुद ताना दे रही होती है। किसी कल्चर में देखा जाएगा कि अरे बेचारी, या किसी कल्चर में देखा जाएगा कि ओहो इसने तलाक कैसे ले लिया, शी इज नॉट अ नाइस वुमन। किसी कल्चर में देखा जाएगा सो व्हाट, मतलब नहीं, दे वर नॉट गेटिंग अलोंग वेल, मूव फॉरवर्ड। सो हर कम्युनिटी, हर कल्चर के अलग बिलीफ्स होते हैं, उस हिसाब से वो परसीव करते हैं। तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ के एक नए जीवन को परस्यू करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये जो औरत अपने साथ खुद अपने आप को कसूरवार कह के अपने साथ जुल्म कर रही होती है, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन तमाम खवातीन को जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है? बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे हुआ। अब गुस्सा किस पे आएगा? या तो उस पे आएगा जिसके साथ रिश्ता टूटा, या अगर कहीं मेरी गलती थी तो मुझे खुद पे आएगा, या अगर किसी की भी गलती नहीं थी तो मुझे गुस्सा भगवान पे भी आ जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज हमने बड़े इसरार के साथ अपनी इस खास शख्सियत को दावत दी है, जिनके लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी। और यकीनन जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसे लोग बड़े अनमोल होते हैं और इनकी बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, ये जो मुस्कुराने वाली खूबसूरत शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है, ये है डॉक्टर राहुल दत्ता, जो कि इंटरनेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट, ट्रेनर है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोच, काउंसलर, क्लिनिक हिप्नोथेरेपिस्ट है। मैं ये समझती हूँ एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। ये जिस तरह आप ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे लगता है इनके पास जाके ही ना इंसान अपना दुख भूल जाता है। हेलो डॉक्टर राहुल दत्ता, कैसे हैं आप? हेलो शफक जी, थैंक यू फॉर द लवली वर्ड्स। बट बस मैं तो सिंप्लिसिटी से अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑलवेज गुड टू बी विद यू, रूबरू होके बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, इंडिया में आप ही बताएं कि क्या सूरत हाल है, कोरोना की क्या हालात है? कोरोना अभी अभी सेकेंड वेव खत्म हुआ है तो थोड़ा बेहतर हुआ है, बट ऑब्वियसली एहतियात बरतना जरूरी है क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। तो बेहतर है, बट केयरफुल रहने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल, आज हमने ना आपको मतलब कुछ फरमाइशें थी जब आपका पहले प्रोग्राम में बहुत अच्छा रहा था, हमने बहुत कुछ सीखा था। मैं आज भी अप्लाई करती हूँ आपकी इंस्ट्रक्शन। और मैं ये बता दूं व्यूअर्स, आपको जो ये बता रहे हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि सुन के साइड कर देना है, उसको जिंदगी में उन बातों को शामिल कर लेना है। आज जो हम खास तौर पे बात करना चाहते हैं आपसे माशरे का में जो एक नासूर बन जाता है वो है तालाक याफ्ता औरत के ऊपर दाग। और उस दाग के ऊपर उसको सब ताना देते हैं, इंक्लूडिंग वो अपने आप को खुद ताना दे रही होती है। वो औरत अपने आप को खुद कसूरवार ठहरा रही होती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। अब हम जो पास्ट में हुआ उसकी बात नहीं करते, हम आगे की बात करके आपसे पूछते हैं। पहले तो ये बताएं कि तलाक याफ्ता औरत का हमारी सोसाइटी में, माशरे में एक मकाम क्या होता है, अभी क्या होना चाहिए? जी डॉक्टर राहुल। देखिए, हर चीज एक परसेप्शन है, और हमारी जो परसेप्शन बनती है हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ बनती है। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग बिलीव्स होते हैं। ओके, सो उनको कैसे देखा जाता है डिपेंड्स ऑन अ कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम ऑफ द सोसाइटी और द कम्युनिटी। उस कल्चर में कैसे देखा जाता है
और वही कई सालों से चला आ रहा है। किसी कल्चर में देखा जाएगा कि अरे बेचारी, या किसी कल्चर में देखा जाएगा कि ओहो इसने तलाक कैसे ले लिया, शी इज नॉट अ नाइस वुमन। किसी कल्चर में देखा जाएगा सो व्हाट, मतलब नहीं, दे वर नॉट गेटिंग अलोंग वेल, मूव फॉरवर्ड। सो हर कम्युनिटी, हर कल्चर के अलग बिलीफ्स होते हैं, उस हिसाब से वो परसीव करते हैं। कैसे देखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाना चाहिए। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपकी एक इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं जमी और आपने एक बेहतर लाइफ के लिए आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो गई, बजाय कि आप उसी में टॉर्चर होते रहें या दुखी रहें सारी उम्र। तो किस तरह से देखा जाना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स करेज। एक हिम्मत चाहिए होती है कि आप हम सबको एक कंफर्ट जोन की आदत होती है। वो एक कागज का टुकड़ा, मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ के एक नए जीवन को परस्यू करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सो आई वुड लुक एट देम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। हाँ, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही इंसान है, उसको इंसान समझा जाए। अच्छा, बिल्कुल। ये जो औरत अपने साथ खुद अपने आप को कसूरवार कह के अपने साथ जुल्म कर रही होती है, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन तमाम खवातीन को जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है किसी भी वजह से? उनको उनका बिहेवियर खुद माशरे में कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी, और अपने फिर बच्चों के साथ या फैमिली वालों के साथ? देखिए, ये जानने के पहले हमें एक कुछ समझना पड़ेगा कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद को क्यों ऐसे बोल रही है, या वो डिप्रेशन में है तो क्यों है, या वो अगर गुस्से में है तो क्यों है। तो एक चीज जाननी पड़ेगी, एक रिसर्च है कि जब भी हमारा कुछ भी खो जाता है तो हम 5 स्टेजेस में से गुजरते हैं। ओके, इसे बोला जाता है 5 स्टेजेस ऑफ लॉस। अब मेरा रिश्ता टूट रहा है, किसी भी कारण से टूट रहा है, या तो मेरा पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, या कुछ भी कारण है। हाँ, इतना मुझे अभी पता चला कि रिश्ता टूट रहा है। पहला स्टेज है डिनायल। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ, वो तो उसी ने किया होगा, उसी लड़की ने इसे बरगलाया होगा, ये कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, ये तो वापस आ जाएगा। अब जब बहुत ऑब्वियस है कि वापस नहीं आएगा, तब भी बोल रहे हैं कि वापस आ जाएगा। नाउ दिस इज डिनायल। ओके, कुछ लोगों का डिनायल कुछ सेकंड का होता है, कुछ लोगों का डिनायल बहुत सालों तक चल सकता है। ओके, दूसरा, जब डिनायल टूटता है तो सेकंड स्टेज, ये एक रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड स्टेज होती है एंगर। बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे हुआ। अब गुस्सा किस पे आएगा, या तो उस पे आएगा जिसके साथ रिश्ता टूटा, या अगर कहीं मेरी गलती थी तो मुझे खुद पे आएगा, या अगर किसी की भी गलती नहीं थी तो मुझे गुस्सा भगवान पे भी आ जाएगा। 100% राइट, ऐसे कहते नजर आते हैं, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, ओके, और अगर कोई दोस्त समझाने चला है तो मुझे गुस्सा उस पे भी आ जाएगा। और बिल्कुल डिनायल की तरह ये एंगर स्टेज कुछ पल से लेके कई सालों तक चलती है। कुछ लोग एंगर में सारी जिंदगी बिता देंगे, अगली स्टेज तक जाएंगे ही नहीं। कुछ लोग एंगर में आके फिर डिनायल में चले जाएंगे, ऐसे कैसे वो चला गया दूसरी लड़की की तरफ, नहीं नहीं वो तो आ जाएगा। एंगर से फिर डिनायल में चले गए। और ये सिलसिला तब टूटता है जब हम तीसरी स्टेज में जाते हैं, जो कि है डिप्रेशन। अब वहां पे सेल्फ लोडिंग, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के साइंस हम जानते हैं कि आप ना कुछ काम करना चाह रहे हैं, ना किसी से मिलना चाह रहे हैं, या आप बहुत सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे, या बहुत खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे। अगेन वो डिप्रेशन स्टेज है। तो ये एक रिसर्च है कि पहले डिनायल होगा ही होगा, फिर एंगर होगा, फिर डिप्रेशन होगा, और वो भी कई साल चल सकता है या कुछ पल चल सकता है, हर इंसान का अलग होता है। और फिर कहीं जाके चौथी स्टेज है बार्गेनिंग की। अच्छा, मेरे को इसमें से क्या सीख मिली, मैंने, अगर मेरी लाइफ का हर एक्सपीरियंस मुझे कुछ सिखाने के लिए है, तो
इसमें से मैंने क्या सीखा, ओके दिस हैज मेड मी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, आई हैव कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर। तो सिल्वर लाइनिंग क्या है, एक बार वो बार्गेनिंग हाथ में आ गई, कुछ रीजन मिल गया आगे बढ़ने का, फिर पांचवी स्टेज रेजोल्यूशन होती है। तो ये एंगर या डिप्रेशन में वो सेल्फ लोडिंग होगी। एंगर खुद पे है तो मैंने ही किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप और लो स्टेज में चले जाते हो। एंगर इज अ हाई एनर्जी स्टेज, है नेगेटिव ही बट हाई एनर्जी स्टेज, एंड डिप्रेशन इज अ लो एनर्जी स्टेज। तो ये हम सब इन स्टेजेस में से गुजरते हैं। प्रोफेशनल हेल्प जब हम लेते हैं तो थेरेपिस्ट आपको इन स्टेजेस में से फटाफट ले जाता है, आपका हाथ पकड़ के आपको इन स्टेजेस में से फटाफट ले जाता है। आपको सालों एंग्री रहने की फिर जरूरत नहीं है, सालों डिप्रेस रहने की जरूरत नहीं है। सो इस वजह से वो इतना सेल्फ लोडिंग होता है, बिकॉज हम वो इन स्टेजेस में कहीं फंस के रह जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बड़े पते की बात की कि लोग जो है वो इन सारे प्रोसेस से खुद ही गुजरने से बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और वो आपको ये जिंदगी आसान कर दे। लेकिन क्या हर पर्सन के ऊपर ये 5 स्टेजेस आती हैं या कुछ 2 और 3 में ही रह जाते हैं? हर पर्सन नहीं, दो पहली 2 और 3 में अगर आप रह रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है। ओके अगर मैंने ठान लिया कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा तो मैं मरते दम तक एंगर में ही रह जाऊंगा, मैं तीसरी में भी नहीं जाऊंगा स्टेज में। या मैं बहुत डिप्रेस हो गया और मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रोफेशनल हेल्प ले लूं, बट मैं नहीं ले रहा। तो हमें भगवान ने एक चीज दी है, फ्री विल। ओके तो उसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं टिकता है। अगर मैं विलिंग ही नहीं हूं तो फिर मैं एक स्टेज में अटक के रह जाऊंगा। अदरवाइज होना तो ये चाहिए कि ये 5 स्टेजेस सबके साथ होती हैं। होना तो ये चाहिए कि डिनायल, एंगर, डिप्रेशन जल्दी से खत्म करके हम बार्गेनिंग और रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएं, बट होता नहीं है ऐसा हमेशा। उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम उनसे कहेंगे जो इस डिनाइल पीरियड से गुजर रहे हैं वो डॉक्टर राहुल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने जीपी के पास जाके उनसे भी पता कर सकते हैं कि मैं इस तकलीफ से कैसे बाहर आऊंगा। अच्छा, जो सवाल जो बल्कि फरमाइश पे मैं कर रही हूँ आपसे, ये जो इन स्पेशली इन खवातीन में बदले की आग आ जाती है इतनी ज्यादा कि वो उस बदले की आग में उनको पता होता है हमारा एक्स देख रहा है, उस एक्स को दिखाने के लिए वो बहुत अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, पब्लिक में बैठकर। बल्कि बहुत ज्यादा देखने में आया कि जो वो जो तहजीब होती है, जो कल्चर का हिस्सा होता है, वो उसको फरामोश कर देते हैं। वो लिबास के मामले में वो समझती हैं कि नहीं, वो लिबास नहीं पहनूंगी जो कि मेरे कल्चर का था, जो उसको पसंद था, जो वो मुझे पहनाना चाहता था। बुर्का उतार के फेंक दूंगी, स्कार्फ उतार के फेंक दूंगी, साड़ी नहीं पहनूंगी। मतलब कोई हर्ज नहीं, जैसे चाहे वो कपड़े पहने, लेकिन वो इसलिए पहन रही है कि उसका एक्स उससे जलेगा। या वो बदजबानी करना, यानी वो अल्फाज बोलना, हर जुमले में एक गाली इस्तेमाल करना, ये बदला किसको तकलीफ दे रहा है? यकीनन उसके हस्बैंड को भी, शायद एक्स हस्बैंड को भी हो रही होगी तकलीफ, लेकिन आपको ज्यादा तकलीफ में कौन आएगा? नहीं, जिस वक्त आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और उससे आपको तसल्ली मिलेगी, बट लॉन्ग रन में आप रियलाइज करेंगे कि ये एक तरह का सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर है। और इसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर 3 पर्सनालिटीज होती हैं, हमारे सबके अंदर। मेरे अंदर एक पेरेंट पर्सनालिटी है, ओके, जो कि मुझे बोलती है अपने मॉरल्स पे चलो, इस तरह के कपड़े पहनो, अपने रिलीजन को फॉलो करो, अपना ये सही से करो, ये सही से खाओ, एक्सरसाइज करो। वो मेरी पेरेंट पर्सनालिटी है, तो वो मेरे से सारे सही काम करवाती है। एक मेरे अंदर चाइल्ड पर्सनालिटी है। अब आप 6 साल का बच्चा इमेजिन कर लीजिए, वो कैसा होगा? वो बोलेगा कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा ये करने को, ये पढ़ाई करने को दिल नहीं कर रहा, मेरा ये पहनने को दिल नहीं कर रहा, मैं तो ये पहनूंगा। सो चाइल्ड इज मुझे फन चाहिए, मुझे मजा चाहिए, मेरा दिल ये कर रहा है। अब वो लॉजिकल हो चाहे ना हो, ये दोनों पर्सनैलिटीज बड़ी जरूरी होती है हमारे अंदर, और इनका तालमेल और बैलेंस बड़ा जरूरी होता है। और तीसरी पर्सनैलिटी होती है मैं खुद एडल्ट, जो कभी
पेरेंट गवर्न कर रहा है मुझे, कभी चाइल्ड। अब जो आप बात कर रही हैं उसमें क्या होता है कि दिस चाइल्ड इज डीपली हर्ट and this child doesn't know how to get rid of the hurt, and that hurt has caused this child a lot of anger. अब ये इनर चाइल्ड कंप्लायंट जो था आज तक, अब रिबेलियस हो गया। अब रिबेलियस हो गया तो मैं हर रूल तोड़ के दिखाऊंगा। जितने रूल मैंने सारी उम्र फॉलो करे हैं मैं अब तोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी बुरी तरह आपने हर्ट किया है। मैंने अभी तक सारे हुक्म बजाए, मैंने साड़ी भी पहनी, मैंने खाने भी बनाए, मैं घर में भी बैठी रही, मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद अगर मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो आपके सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी, तो अब मैं दिखाती हूँ क्या है। तो अब वो कंप्लीटली रिबेलियस हो जाती है और एक एक करके सारे रूल तोड़ेगी, जिसकी बात आपने की। सो इसको थेरेप्यूटिक भाषा में हम बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, जहां मैं खुद के अगेंस्ट एग्रेसिव हूं बट मुझे ही पता नहीं, इवेंचुअली तो मेरा नुकसान हो रहा है। एक्टिव एग्रेशन वो होती है कि बच्चे ने किसी को थप्पड़ मार दिया, मारना नहीं चाहिए बट एक्टिव एग्रेशन है। पैसिव एग्रेशन वो होती है कि बच्चे को आप बोलो पढ़ता है कि नहीं, वो किताब उल्टी करके पढ़ रहा है। क्यों? आपको दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूं, बट किताब उल्टी है। वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, उसे रियलाइज भी नहीं हो रहा कि मैं खुद का नुकसान कर रहा हूं। सो जब सेल्फ साबोटाज रियलाइज नहीं होता और पर हम कर रहे हैं, वो एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है, जिसको फिर हम एक तरीका है उसको थेरेपी में हील करने का, हल निकालने का। बट ये लोग फिर अथॉरिटीज के साथ पंगे लेंगे, ये लोग रूल्स तोड़ेंगे, वो हर चीज करेंगे जो आपने मेंशन की। सो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड ऑब्वियसली इट नीड्स अटेंशन। अच्छा, मैं अगर हल्का फुल्का आपसे पूछूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप बताओ। इसका ट्रीटमेंट, देखिए मैं तो हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी के जरिए क्लाइंट को ट्रांस में लेके जाता हूँ और उस इनर चाइल्ड को, जो पहले तो कंप्लायंट था अब रिबेलियस हो गया, उस इनर चाइल्ड को इस पेरेंट के सामने खड़ा करता हूँ, जो पहले तो शायद ठीक था अब शायद ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गया। वाओ। तो इनकी दोस्ती एज अ मीडिएटर मैं कराता हूं, इनर चाइल्ड की और इनर पेरेंट की। वाओ। इनकी अगर दोस्ती हो गई तो मैं रिबेल नहीं करूंगा। और सिर्फ ये सेशन काफी नहीं होता, इस सेशन के बाद हम क्लाइंट को होमवर्क देते हैं कि भाई इनर चाइल्ड को क्या चाहिए, मुझे मजा चाहिए, तो आप काम भी करना बट छुट्टी पे भी जाना। ओके, आप डाइटिंग भी करना बट संडे चीट डे रख लेना। सो पेरेंट की लिस्ट क्या है? डाइटिंग करना चाहिए, काम करना चाहिए, सबसे पोलाइटली बात करना चाहिए, अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, मैं वो सब करूंगी, पर मुझे उसके बदले में मेरा लव टू भी चाहिए कि अगर देन इफ आई लव टू वेयर अ पर्टिकुलर ड्रेस, देन अलाउ मी टू वेयर ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। सो उनमें एक तालमेल बिठाया जाता है ताकि ये रिबेल ना करे और ये डोमिनेट ना करे। एक बार वो बन गया तो हल निकल आता है। यार आप तो मैजिक कर देते ना फिर, मतलब ये इतना मुश्किल लग रहा था, आपने बताया है तो ये तो मैं उसमें चली गई फैंटेसी में कि ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को शायद इससे बहुत फायदा होगा। मेरा आखिरी सवाल, मतलब मैं शॉर्ट ही रखना चाह रही हूँ प्रोग्राम को, बड़ी मजेदार सी बात होगी आपसे। मुझे बताएं कि बच्चों के साथ इन लोगों का ट्रीटमेंट भी वर्स्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका कनाडा में लोग देख रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान में तो कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। सो यहाँ पे क्या है कि फादर से मिलने तो जाएंगे बच्चे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेस्टिक वायलेंस का सीवियर केस है तो नहीं मिलने दिया। लेकिन जब वो मिलकर बच्चे आते हैं तो बच्चों से सवाल जवाब करना, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, इनका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना? देखिए इंसानी फितरत है, यानी मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी ना, मैं पूछूंगी हाय भाई क्या हुआ, तुम फला से मिलकर आए थे, क्या हुआ? हम रोक नहीं पाते अपने आप को। आप ऐसे में क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जो एडल्ट होता है, एडल्ट कभी पास्ट में नहीं जाता, फ्यूचर में नहीं जाता। एडल्ट इन द हियर एंड नाउ रह के जो बात करता है वो फिर गुस्से से नहीं करेगा, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा बच्चा मिलके आया है,
मैं अभी इन द हेयर एंड नाउ, हाँ बेटा कैसा था, कुछ बता, कुछ, डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी? ओके, हाँ, इफ नॉट देन फाइन। द मोमेंट आई एम नॉट बिहेविंग दिस वे, आई एम नो मोर द एडल्ट, मैं खुद पास्ट में चला गया और मैं खुद चाइल्ड हूं अब। हम्म, चाइल्ड मतलब इनर चाइल्ड। हम्म, ओके, हम्म, अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं तो मेरा वो गुस्सा इस बच्चे पे नहीं है, मेरा वो अनरिजॉल्व गुस्सा उस पार्टनर पे है जो अभी तक अनरिजॉल्व है। और हम्म, क्योंकि वो पास्ट का गुस्सा मैं प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं, मैं वो पास्ट का यंगर पर्सनालिटी बन जाता हूँ, जिसको हम थेरेप्यूटिक भाषा में इनर चाइल्ड बोलते हैं। अब बच्चा बच्चे से बात करेगा तो गुस्सा होगा, तूने मेरी पेंसिल ले ली, तूने मेरी पेंसिल क्यों ली। हाँ, इट्स नॉट द एडल्ट who's talking to the child, if she's, हम बोलते हैं ना, why are you behaving so childish? हाँ, She is behaving so childish because she has not resolved the child within her. And हाँ, now the one who is talking to her own biological child is looking like a parent physically, but is not the parent. हम्म, She is operating out of child state. सो हम्म, अगर हम सिर्फ इतना अवेयर भी हो जाएं दैट आई नीड टू ऑपरेट आउट ऑफ माय एडल्ट स्टेट, एडल्ट हमेशा मैच्योर होता है, कि आई हम्म, नीड टू ऑपरेट आउट ऑफ माय एडल्ट स्टेट, what's happened is past, and the, you know, I have healed my past, and this is my child's life, and this is my child's parent, और उसे उतना हक है उसको मिलने का, then obviously I'll act out of maturity, and that's the way I should. अगर नहीं कर पा रहा हूं तो then we need to heal that inner child जो अभी तक गुस्सा है। हाँ, कितनी प्यारी बात की आपने, क्योंकि ऐसा तो होता है कि वो कहते हैं भाई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए यानी अगेंस्ट आपके पास आना होगा और आप वो इनर बच्चे को बहुत प्यार से उसकी दोस्ती कराएंगे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राहुल, Thank मतलब you. एक एक प्रोग्राम में इतनी सारी नॉलेज, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपने वो दे दिया। समराइज करना चाहें चंद लफ्जों में, तलाक याफ्ता औरत को कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, चंद जुमलों में? देखिए, चंद जुमलों में, जैसे मैंने बोला, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन खत्म करके बार्गेनिंग में जब हम आए कि नाउ वेयर डू आई वांट लाइफ टू गो, मैं अब क्या चाहती हूँ, व्हाट इज द best thing that I want for myself, how do I get that? Just think of what you want, don't think of what you don't want. You don't want anger, you don't want depression, you don't want to crib, you don't want to actually take revenge. So focus on what you want, make a plan, and बस action पे डालो उसको। धीरे 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 करके you will be on your plan to a beautiful life again. थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल। Thank you. आप खुश रहे, शादाबाद रहे, आपने हमारे मेरे ख्याल में बहुत सारी खवातीन के बहुत सारे मसाइल हल कर दिए इसके साथ। शुक्रिया, it's my बहुत pleasure. ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखेंगे तभी आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कर सकते हैं। तलाक होने के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई, खूब खूब जिए, जैसे मजेदार तरीके से डॉक्टर राहुल ने कहा है। अपने अंदर के इन दो बच्चों को या दो रुखों को आपस में कैसे मिलाना है, कैसे जोड़ना है, डॉक्टर राहुल आपके लिए मौजूद है। डिटेल्स भी हम आपको देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कोई सवाल हो, कोई चीज हो जो आप जानना चाहते हैं, जरूर भेजिए, हम डॉक्टर राहुल को इसी बहाने फिर बुला लेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।